मेरी सीईओ पत्नी और मैं दोनों दोबारा जन्म ले चुके थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हुई। दोबारा जिंदगी मिलने के बाद मैंने सबसे पहला काम यही किया कि उसके सारे कॉन्टैक्ट ब्लॉक कर दिए। इस जिंदगी में चाहे मुझे पूरी उम्र अकेले ही क्यों न बितानी पड़े, मैं उसे दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। पिछली जिंदगी में मैं उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया था और किसी तरह उससे शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद मुझे उससे कभी थोड़ा सा भी प्यार नहीं मिला। इसके बदले हर दिन मुझे उसकी ठंडी बातें और ताने सहने पड़े, यहाँ तक कि मेरी मौत के आखिरी पल तक। मैंने कभी उसे मुझे अपना पति कहते नहीं सुना। जिस दिन उसका अपहरण हुआ, कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। सिर्फ मैं बिना सोचे उसके लिए खड़ा हो गया। मैंने उसकी जगह खुद को कैद करवा लिया और बर्फ जैसे ठंडे पानी वाली जेल में बंद हो गया। लेकिन जब फिरौती की रकम तैयार हुई तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस इंसान को चुना जिसे वो हमेशा प्यार करती थी, शीहाओ को। मैंने ना रोया, ना कोई हंगामा किया, बस शांति से उससे पूछा, मुयू ये, अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की होती तो क्या तुम ज्यादा खुश होती? उसकी पलकें हल्की सी कांप गईं, लेकिन आखिर में वो चुप रही और बस इतना बोली, मुझे माफ कर दो। फिर उसने शीहाओ का हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। उस पल मैं मुस्कुरा दिया। इन 10 सालों में मैंने उससे मुझे माफ कर दो अनगिनत बार सुना था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मेरा अंत ऐसा ही होने वाला था। आखिरी पल में जब उसकी तरफ बंदूक तनी थी तो मैं उसके सामने आ गया। मेरे खून से भरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। बधाई हो, अब से मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगा। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं वापस उस दिन आ चुका था जब मैंने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की मू यू ये को प्रपोज किया था। मेरे कानों में पिता की डांट सुनाई, यू ये जल्द ही यहाँ आने वाली है, अच्छे से तैयार हो जाओ, ये ट्रैक सूट बदल दो। बिना सोचे मैंने उस जगह को छुआ जहाँ पिछली जिंदगी में गोली लगी थी, लेकिन वहाँ कोई घाव नहीं था। मैं सच में दोबारा जन्म ले चुका था। आज वही दिन था जब मू यू ये सी परिवार में शादी के लिए लड़का चुनने आने वाली थी। अगर ये मेरी पिछली जिंदगी होती तो मैं तुरंत उठकर तैयार हो जाता। मैं अपनी सबसे अच्छी छवि उसके सामने दिखाने की कोशिश करता। आखिर कॉलेज के 4 सालों तक हर कोई जानता था कि मैं उसे पसंद करता था, बस वो ही नहीं जानती थी। इसलिए पिछली जिंदगी में जब उसने सी परिवार के सभी लड़कों में से मुझे चुना था तो मुझे लगा था जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। लेकिन अब मैंने बस अपने बिखरे बालों को छुआ और जम्हाई लेते हुए कहा, समझ गया, आप पहले बाहर जाइए, ठीक है, खुद को साफ सुथरा कर लेना। यू ये को गंदे और लापरवाह लड़के पसंद नहीं है। हाँ पता है। मेरे पिता संतुष्ट होकर कमरे से चले गए। उन्हें लगा कि मैं मू यू ये के लिए अपना सबसे अच्छा रूप दिखाने वाला हूँ, लेकिन वो गलत है। मेरी पिछली जिंदगी की शादी ने मुझे साबित कर दिया था कि कुछ खुशियां शायद मेरे लिए कभी बनी ही नहीं थी। हालांकि सी परिवार और मू परिवार की शादी से दोनों परिवारों को बहुत फायदा मिला, लेकिन मू यू ये ने कभी दिल से मेरे लिए मुस्कुराया तक नहीं। यहाँ तक कि पति पत्नी के रिश्ते में भी उसने कभी मुझे अपना पति नहीं कहा। उसने एक बार रोते हुए मुझसे कहा था, क्या मुझे सच में पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही फंसे रहना पड़ेगा? एक बार मैंने भी उससे पूछा था, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में पहले आया होता तो क्या तुम मुझे भी वैसे ही प्यार करती जैसे तुम शी हाउ से करती हो? लेकिन मुझे कभी जवाब नहीं मिला। हालांकि उसका एक मुझे माफ कर दो ही सब कुछ बता गया था। जब खुशी जबरदस्ती नहीं मिल सकती तो बेहतर है कि हम अपनी अपनी जिंदगी जिएं। वैसे भी हांगकांग में एक बड़ा बिजनेस मौका आने वाला है। इसकी कीमत अगले 10 सालों में कई गुना बढ़ जाएगी। यही सही समय है वहां जाकर उसे हासिल करने का। सामान पैक करने के बाद मैंने अपना फोन खोला। वॉलपेपर पर मू यू ये की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी, जिसे देखकर मेरी आंखों में चुभन होने लगी। तो शादी से पहले उसकी मुस्कान इतनी बड़ी, इतनी चमकदार और इतनी गर्म थी। पिछली जिंदगी की उसकी रोती हुई आंखों को याद करके मैंने कॉन्टैक्ट खोला और शी हाउ की चैट खोल दी। मैंने लिखा, हैप्पीनेस एवेन्यू जाओ और उसे प्रपोज कर। थोड़ी देर बाद शी हाउ का जवाब आया, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने लिखा, मैं मजाक नहीं कर रहा। आज वो साई परिवार में शादी के लिए लड़का चुनने आ रही है और तुम जानते हो उसे तुम्हारे अलावा कोई पसंद नहीं है। शी परिवार भी सी परिवार की एक शाखा है। अगर मू यू ये उसे चुनती है तो भी ये शादी का गठबंधन माना जाएगा। बस समस्या ये है कि सी परिवार दिवालिया होने की कगार पर है, इसलिए उससे शादी करने से मू यू ये को कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैंने पिता से बात करके सी परिवार को इस शादी से हटा दिया है। मैं मानता हूँ कि मैं स्वार्थी था। मुझे पता था कि अगर शी हाउ आ गया तो मेरे पास कोई मौका नहीं बचेगा। लेकिन बाद में मू यू ये रोते हुए मुझसे बोली, जीशियांग, अब मैं पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी रहूंगी। अब तो तुम खुश हो ना? लेकिन मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई इस जन्म में। चलो हम दोनों एक दूसरे को आजाद कर देते हैं। मैंने खुद को एक साधारण मेहमान की तरह छिपा लिया और भीड़ में जाकर खड़ा हो गया। मैंने चुके से इवेंट में मौजूद मू यू ये की तरफ देखा। पिछली जिंदगी की तरह इस बार भी उसकी आंखें ठंडी और बेपरवाह थी। ऐसा लग रहा था कि शी हाउ के अलावा कोई दूसरा आदमी कभी उसकी नजरों में आ ही नहीं सकता। जब उसने मेरे आखिरी कजिन को भी ठुकरा दिया तो उसने अधीर होकर मेरे पापा की तरफ देखा। अंकल साई, क्या अब सब लोग आ चुके हैं? मेरे पापा मुस्कुराए, हाँ, बस एक आदमी अभी तक नहीं आया है। यू ये, चिंता मत करो, मैं चिंता नहीं कर रही। वह वहीं सीधी होकर बैठ गई और उसकी नजरें एक बार फिर दरवाजे पर टिक गई। पिछली जिंदगी में भी वह इसी तरह दरवाजे को देख रही थी। उस आदमी के आने का इंतजार कर रही थी जिससे वह प्यार करती थी। बहुत देर तक उसका इंतजार करने के बाद भी जब वह नहीं आया तब उसने आखिरकार अपना हाथ उठाकर मेरी तरफ इशारा किया। उसकी बेजान आवाज गूंजी तो वही। उसके उस लापरवाह से फैसले ने मुझे हर साल अपनी जान जोखिम में डालकर उसके लिए सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया। मैंने शी हाउ को एक मैसेज भेजा, आ रहे हो या नहीं? अगले ही पल हॉल के दरवाजे खुल गए। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। उन्हें पूरी दुनिया में सिर्फ एक दूसरे ही दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पिछली जिंदगी में भी उन्हें इसी पल मिलना चाहिए था। मैंने हल्की सी मुस्कान दी, अपनी कैप नीचे खींची और वहां से निकलने लगा। मेरे बिना मू यू ये, अब तुम आखिरकार खुश रह पाओगी, है ना? लेकिन तभी मैंने मू यू ये को कहते हुए सुना, शी हाउ, धन्यवाद, लेकिन मैं तुमसे शादी करने का इरादा नहीं रखती। उसके इतना कहते ही वहां मौजूद सभी मेहमान सन्न रह गए। सब जानते थे कि शी हाउ उसका पहला प्यार था, लेकिन मैं वहां से जा चुका था, इसलिए मुझे नहीं पता कि उसके बाद वहां क्या हुआ। यहाँ तक कि शी हाउ को भी लगा कि शायद उसने गलत सुन लिया है। यू ये, तुमने सी फैमिली के सभी लोगों को ठुकरा दिया, सिर्फ मुझे छोड़कर। क्या तुम्हें कोई और पसंद है? मू यू ये ने मेरे पापा की तरफ देखा। अंकल, क्या आह शियांग नहीं आया? मेरे पापा हैरान रह गए। मू यू ये हमेशा मेरे साथ बेहद ठंडा व्यवहार करती थी। पिछली जिंदगी में वह हमेशा मुझे पूरे नाम से बुलाती थी। ये पहली बार था जब उसने मेरा सरनेम हटाकर सिर्फ आह शियांग कहा। मेरे पापा ने जवाब दिया, उस लड़के को कुछ काम था इसलिए वो बाहर गया है। मू यू ये एक पल के लिए जड़ हो गई। मुझसे सगाई करने से ज्यादा जरूरी कौन सा काम हो सकता है? मेरे पापा के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। कोई बात नहीं। मू यू ये फिर से सीधी होकर बैठ गई। मैं उसके वापस आने का इंतजार करूंगी। मेरे पापा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, यू ये, सी फैमिली में इतने अच्छे लड़के हैं, फिर जिद उसी की क्यों? मू यू ये मुस्कुराई, मुझे सिर्फ वही चाहिए। जैसे ही वो वापस आएगा मैं उसी से सगाई करूंगी। मेरे पापा ने फिर से माथे का पसीना पहुंचा। यू ये, तुम्हें उसका इंतजार छोड़ देना चाहिए। क्यों? मू यू ये ने पलकें झपकाई। क्या वो मुझे सबसे
ज्यादा पसंद नहीं करता? शुरू में मेरे पापा भी यही सोचते थे, लेकिन जब मैंने अपना सामान पैक किया और उनसे विदा लेने पहुंचा तो वो पूरी तरह चौंक गए। मेरे इस अचानक फैसले से वो बिल्कुल खुश नहीं थे, लेकिन माँ के गुजर जाने के बाद उन्होंने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया था। जब उन्होंने मेरा बिजनेस प्लान और प्यार को लेकर मेरे विचार सुने तो आखिरकार उन्होंने सिर हिलाकर मुझे जाने की इजाजत दे दी। अब मेरे पापा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दें, लेकिन शी हाओ अब खुद को रोक नहीं पाया। यूए, वो तुमसे सच में प्यार नहीं करता, उसके धोखे में मत आओ। अगर यकीन नहीं है तो ये देखो। इतना कहकर उसने अपने फोन की चैट हिस्ट्री दिखा दी। जैसे ही मू यूए ने वे मैसेज पढ़े वो झटके से खड़ी हो गई। उसने कांपते हाथों से फोन छीन लिया, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी कांपने लगी। उसने तुमसे मुझे प्रपोज करने के लिए कहा था? शी हाओ ने सिर हिलाया। वो तुम्हें उतना भी पसंद नहीं करता। पहले जो कुछ भी था वह सिर्फ एक नाटक था। वह इतनी जल्दी में यहाँ से गया, शायद अब उसे कोई और पसंद आ चुका है। नामुमकिन। मू यूए ने सिर उठाकर शी हाओ की तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा अविश्वास देकर शी हाओ भी हैरान रह गया। आशेंग, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। मू यूए ने फिर मेरे पापा की तरफ देखा। अंकल साई, प्लीज अब मजाक मत कीजिए। मैं मू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी होने की कसम खाकर कहती हूँ, जैसे ही शी शेंग मेरे सामने आएगा मैं उसी वक्त उसके साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लूंगी। यूए, मैं सच में तुम दोनों को जानबूझकर अलग नहीं कर रहा। बस, मेरे पापा ने भारी आवाज में कहा। उसने कहा है कि इस जन्म में वो तुमसे दोबारा कभी मिलना ही नहीं चाहते। मू यूए के हाथ की नीली नसें उभर आई थी। उसने अपना फोन खोलकर कॉन्टैक्ट्स देखे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, वो मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहता। मैं तो वही इंसान हूँ जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। जब उसका मैसेज भेजा नहीं जा सका तभी उसका शरीर लड़खड़ा गया और वो लगभग अपना संतुलन खो बैठी। वह लाल रंग के विस्मयादि बोधक निशान को अविश्वास से घूरती रह गई। उसकी सांसें कांपने लगी। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। सुना है आज मू परिवार की बेटी और शी परिवार के युवा मास्टर की सगाई है। कौन? साई परिवार वाला लड़का? अरे वही जो देवी मुंह के पीछे पागलों की तरह घूमता था। भूल गए क्या? ओह, वही साई परिवार वाला चिकू लड़का। अगर मैं उसकी जगह होता तो बहुत गुस्सा आता। मैं धू का चश्मा पहने अपना सूटकेस लेकर सड़क किनारे खड़ा इंतजार कर रहा था। राह चलते लोगों की बातें सुनकर मैंने खुद पर तंज भरी मुस्कान दी। अब इस जिंदगी में शी परिवार वाला वो लड़का कभी उसके पीछे नहीं भागेगा। इस जिंदगी में मैं आजाद रहना चाहता हूँ और अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। सुना है देवी मुंह ने आज के लिए एक बहुत बड़ी स्क्रीन तैयार करवाई है। देखो देखो, सबसे ऊंची बिल्डिंग पर लगी है। सुना है सिर्फ 10 सेकंड चलाने का खर्च 1 लाख है। मैंने सिरदर्द में अपनी नाक के ऊपर हाथ फेर लिया। हालांकि मैं उसे पहले ही छोड़ चुका था, लेकिन उसे शी हाओ के साथ अपना प्यार दिखाते हुए देखने का ख्याल भी मेरे सीने में दर्द पैदा कर रहा था। जैसे ही मैं मुड़कर जाने वाला था मेरी नजर आंसुओं से भरी आंखों पर पड़ी। आशें, तुम्हारे बिना मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। मुझे लगा शायद मुझे भ्रम हो रहा है। मैंने अपना धूप का चश्मा थोड़ा नीचे किया। वो औरत जो पिछली जिंदगी में मुझसे शादी करके रोई थी आज पिछली जिंदगी से भी ज्यादा रो रही थी। शी शेंग, मैं आज यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। बस तुम वापस आ जाओ, मैं तुरंत तुम्हारे साथ मैरिज लाइसेंस बनवा लूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ। मू यूए की आवाज हवा में गूंज उठी। उसकी आवाज में पूरा दृढ़ निश्चय था। मैं वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया, जैसे किसी ने मुझ पर जादू कर दिया हो। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। क्या दोबारा जन्म लेने की वजह से मेरी समझ गड़बड़ा गई है? क्या मैं सच में ये सब सुन रहा हूँ? मू यूए, वही औरत जो पिछली जिंदगी में मुझसे दूर भागी थी, अब मुझसे शादी करना चाहती थी। शी शेंग, मुझे पता है तुम मेरी आवाज सुन सकते हो। अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। उसकी आवाज ने मुझे होश में वापस ला दिया। आसपास लोगों की बातें मेरे कानों में पड़ने लगी। क्या मैंने सही सुना? देवी मुंह उस चिकू लड़के से प्यार का इजहार कर रही है? सच कहूं तो दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हैं। बस पहले वो उसे पसंद नहीं करती थी। उसका हर वक्त उसके पीछे घूमना थोड़ा ज्यादा ही था। सुना है ना, अगर कोई लंबे समय तक किसी के पीछे लगा रहे तो आखिर में सब कुछ हासिल कर लेता है। क्या साई परिवार वाले उस लड़के ने सच में कर दिखाया? उनकी बातें सुनकर मुझे मू यूए के इजहार ए प्यार को गंभीरता से लेना पड़ा। मैंने अपना दिमाग साफ करने के लिए जोर से खुद को थप्पड़ मारा। मैं बार बार यही यकीन करने की कोशिश कर रहा था कि बड़ी स्क्रीन पर प्यार का इजहार करने वाली लड़की सच में मू यूए ही थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या उसे सच में मुझसे प्यार हो गया? जैसे ही ये ख्याल मेरे मन में आया मैंने खुद को फिर से जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं जरूर पागल हो गया हूँ। क्या पिछली जिंदगी का दर्द मेरे लिए काफी नहीं था? लगता है मू यूए मेरी सोच से भी ज्यादा व्यवहारिक है। पारिवारिक शादी के इस रिश्ते से सबसे ज्यादा फायदा उठाने के लिए उसने आखिरकार उसी इंसान को चुन लिया जिससे वो प्यार नहीं करती थी। ये सोचकर मेरा दिल चुभ गया। मैं पूरी तरह निराश हो चुका था। उसी समय टैक्सी आ गई। मैंने दरवाजा खोला और उस जगह से जल्दी से निकल गया जिसने मुझे इतना बेचैन कर दिया था। जैसे ही मैं उतरा मैंने किसी को चिल्लाते हुए सुना, वो रहा, उसे पकड़ो। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मैंने देखा कि करीब 1 दर्जन लोग तेजी से मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। बिना कुछ सोचे मैंने अपना सूटकेस उठाया और भाग गया। आखिरकार मैं भागते भागते एक कन्वीनियंस स्टोर में छिप गया। दुकान के कर्मचारी ने मुझे कुछ सेकंड तक घूर कर देखा, फिर अचानक मेरी तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाया, शी शेंग, हे भगवान, तुम खुद हमारे यहाँ आ गए। मैं इतना डर गया कि घबराकर फिर से बाहर भाग गया। कई गलियां पार करने के बाद एक सुनसान जगह पर जाकर रुका। अब जाकर सांस लेने का मौका मिला। मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और खबरें देखने लगा, लेकिन जैसे ही ऐप खोला सबसे ऊपर दिखाई देने वाली खबर ने मुझे स्तब्ध कर दिया। मोए ने 10 मिलियन युवान का इनाम घोषित किया। जो भी शी शेंग की जानकारी देगा उसे इनाम मिलेगा। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रह गया, समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जब हम साथ थे तब वह सबसे ज्यादा पछताती थी कि उसने मुझसे शादी क्यों की। अब जबकि मैं खुद उसके रास्ते से हट गया था तो फिर वह मुझे ढूंढने के लिए इतनी पागल क्यों हो रही थी। मैंने कॉलर ऊपर कर लिया, आधा चेहरा ढक लिया, फिर चश्मा ठीक से पहनकर एयरपोर्ट की ओर चल पड़ा। लेकिन तभी पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी। शी शेंग, मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैं इस आवाज को कभी नहीं भूल सकता था। पिछले जन्म में मैंने यह आवाज न जाने कितनी बार सुनी थी, लेकिन उसमें कभी गर्मजोशी नहीं थी। शी शेंग, तुम आखिर कब तक मुझसे भागते रहोगे? पीछे से हाई हील्स की तेज आवाजें सुनाई देने लगी। वो तेजी से मेरी ओर आ रही थी। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की मैंने तुरंत सड़क किनारे एक टैक्सी रोकी, दरवाजा खोला और अंदर कूद गया। फिर ड्राइवर से चिल्लाकर कहा, जितनी तेज चला सकते हो चलाइए। टैक्सी तेजी से आगे बढ़ गई। मैं बार बार पीछे देख रहा था। कुछ देर बाद जब यकीन हो गया कि कोई पीछा नहीं कर रहा तभी मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल ही एक जोरदार ब्रेक लगा। मेरा सिर सामने वाली सीट से टकरा गया। ड्राइवर घबराकर बोला, सर, सामने किसी ने रास्ता रोक लिया है। मैंने खिड़की से बाहर देखा और मेरी आंखें फैल गईं। सामने एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। उसने शानदार मोड़ लेकर पूरी सड़क बंद कर दी थी और उस कार का नंबर प्लेट मैं उसे बहुत अच्छी तरह पहचानता था। वह मुयुए की कार थी। ड्राइवर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह घबराकर बोला, सर, कृपया नीचे उतर जाइए, ये सवारी मैं आगे नहीं ले जा सकता। मैंने बाहर देखा, मुझसे द यूएई की स्पोर्ट्स कार सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। ऐसी कार और ऐसा नंबर प्लेट देखकर आम लोग भी समझ जाते कि सामने कोई बहुत बड़ी हस्ती है। मैंने कोई बहस नहीं की।
जैसे ही टैक्सी से उतरा तुरंत पास की एक रिहायशी कॉलोनी की ओर भाग पड़ा। वहाँ की गलियां संकरी थी, स्पोर्ट्स कार अंदर नहीं आ सकती थी। पीछे से मो यूए की आवाजें आई, सीशेंग रुक जाओ। जैसा मैंने सोचा था, वह सचमुच कार छोड़कर मेरे पीछे दौड़ पड़ी। मेरे मन में अचानक एक योजना आई। मैंने जानबूझकर घबराए हुए इंसान की तरह दूसरी दिशा में भागना शुरू किया, फिर मौका देकर वापस मुड़ा। मोटो यूए का ध्यान दूसरी ओर था। मैं तेजी से उसकी स्पोर्ट्स कार तक पहुंचा, दरवाजा खोला और सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इंजन स्टार्ट करते हुए मैंने हंसकर कहा, थोड़ी देर के लिए उधार ले रहा हूं, एयरपोर्ट पहुंचकर लौटा दूंगा। अगले ही पल कार बिजली की तरह आगे निकल गई। मैंने सोचा इस बार तो मैं उससे छुटकारा पा ही लूंगा, लेकिन कुछ ही मिनट बाद कानों में एक तेज गर्जना सुनाई दी। मैंने हैरानी से बगल में देखा और जो नजारा दिखाई दिया उसे देखकर दंग रह गया। मुझे यूए एक मोटरसाइकिल पर सवार थी और बिल्कुल मेरी कार के बराबर दौड़ रही थी। मैं अनायास घबरा गया। स्पोर्ट्स कार के साथ बाइक रेस करना मजाक नहीं था, ये जान जोखिम में डालने जैसा था। उसने हेलमेट पहने हुए मेरी ओर इशारा किया। स्पष्ट था कि वह चाहती थी मैं गाड़ी रोक, लेकिन मैं कैसे रुका? इस जन्म में मैंने तय कर लिया था, अब मेरा उससे कोई संबंध नहीं रहेगा। मैंने एक्सीलेटर पूरी तरह दबा दिया, कार और तेज हो गई। कुछ ही सेकंड में वो काफी पीछे छूट गई। मैंने सोचा अब तो वो हार मान जाएगी, लेकिन अगले ही पल एक काली परछाई बिजली की तरह मेरी बगल से गुजरी। मैं डर कर उधर देखने लगा और मेरी आंखें फटी रह गई। मुझसे यूए की मोटरसाइकिल फिर से मेरे आगे निकल चुकी थी। उसने शानदार तरीके से बाइक घुमाई और ठीक मेरी कार के सामने रोक दी। मैंने घबराकर पूरी ताकत से ब्रेक दबाया, धड़ाम मेरा सिर एयर बैग से टकराया। कार रुक गई। अगले ही पल दरवाजा खुला, मुला यूए अंदर आ गई और बिना कुछ कहे ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। मुझे पता था तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं करोगे। मैंने थकर सीट से सिर टिका दिया, फिर झुंझुलाकर पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? वो मेरी ओर मुड़ी, उसकी आंखों में हल्की शरारत। तुम लगातार मुझसे भाग रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे दोबारा देखकर तुम्हारे दिल में फिर से कुछ महसूस होने लगे? उसकी बात सुनकर मेरा शरीर अकड़ गया। एक ख्याल अचानक दिमाग में आया, क्या उसे भी पिछले जन्म की याद है? लेकिन मैंने तुरंत अपने भाव छिपा लिए। तुम्हें ऐसे किसी के पीछे भागते रहना अच्छा लगता है? मैंने वही बात उससे कही जो पिछले जन्म में वह मुझे अनगिनत बार कह चुकी थी। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द चमका, लेकिन अगले ही पल गायब हो गया। वह धीरे से बोली, सीइंग सच मान लो, तुम्हें डर है कि तुम फिर से मुझसे प्यार करने लगोगे। मैंने तुरंत जवाब दिया, बकवास। वह मुस्कुराई, फिर बोली, तुम मुझे अपने साथ हांगकांग चलने दो। मैं चिढ़ गया, क्यों? वह हंस पड़ी। उसकी मुस्कान देखकर मैं कुछ पल के लिए खो गया। पिछले जन्म में मैंने शायद ही कभी उसे यूं मुस्कुराते देखा था। तुम तो वहां निवेश करने जा रहे हो, क्या हुआ? डरते हो कि मैं साथ रहूंगी तो तुम खुद को संभाल नहीं पाओगे। मैं जानता था कि वह मुझे उकसा रही है और यह तरीका हमेशा से काम करता था। मैंने झुंझुलाकर जेब से लाइटर निकाला, सिगरेट जलाई, उसके सामने ही धुआं छोड़ा। वह कुछ पल चुप रही, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वह नफरत नहीं थी जो पिछले जन्म में हुआ करती थी। 10 साल तक मैंने उसकी वजह से सिगरेट छोड़ रखी थी। पहली बार खुलकर धुआं फेफड़ों में भरा। मैंने धुएं के छल्ले बनाते हुए कहा, ठीक है चलना है तो चलो, लेकिन मेरा काम खराब मत करना। मुझे यूए हल्का सा मुस्कुराई, फिर धीरे से बोली, तुम चिंता मत करो, हांगकांग मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह पता है। ये बात सच। पिछले जन्म में शाह कई साल तक हांगकांग में काम करता रहा था। उस समय मैं बहुत उत्साह से मुशिया है। यूए से कहा करता था, चलो हम दोनों हांगकांग घूमने चलते हैं। मैंने तो उसके लिए लगभग 3000 शब्दों की एक पूरी ट्रैवल गाइड भी तैयार कर दी, हर जगह की जानकारी, घूमने के रास्ते, खाने की जगह, सब कुछ। लेकिन बदले में मुझे सिर्फ उसका ठंडा जवाब मिला था, घूमने में क्या रखा है, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। लेकिन इस जन्म में हांगकांग पहुंचने के बाद उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। वह इतनी उत्साहित थी कि मैं खुद असहज होने लगा। पहली रात वह मुझे अपने बुक किए हुए होटल में ले गई। फर्श से छत तक बने कांच के सामने खड़ी होकर उसने दूर विक्टोरिया हार्बर की ओर इशारा किया। उसकी आंखें चमक रही थीं। इस समय की रोशनी सबसे खूबसूरत होती है। मैंने बिना दिलचस्पी दिखाए जवाब दिया, ठीक ठाक ही है। अगले दिन वह फिर मुझे सुबह सुबह उठा लाया। इस बार हम डिज्नीलैंड गए। वह पूरे दिन मुझे एक राइड से दूसरी राइड तक घुमाती रही। उसके हाथ में कॉटन कैंडी थी और वह बार बार हमारी तस्वीरें देख रही थी। फिर अचानक शिकायत करने लगी, तुम हर फोटो में इतने उदास क्यों दिखते हो? तस्वीरें बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही। मैंने थके हुए स्वर में कहा, तुम जबरदस्ती घसीट कर लाई हो, दिलचस्पी तो होगी नहीं। वह कुछ पल के लिए चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान फिर भी गायब नहीं हुई। उसके बाद वह मुझे विक्टोरिया पीक भी ले गई। हम शहर की सबसे ऊंची जगह पर खड़े थे। पूरा हांगकांग नीचे चमक रहा था। वह उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। तुमने कहा था कि तुम्हें पहाड़ चढ़ना बहुत पसंद है। मैंने कंधे उचकाए, शायद ठीक ही लगता है। वह उलझन में पड़ गई, लेकिन तुम तो यहाँ आना चाहते थे। मैंने हवा से बिखरे बाल पीछे किए। सच कहूं तो याद नहीं। उसे मेरा यह जवाब समझ नहीं आया, लेकिन मैं जानता था क्यों। क्योंकि जिन जगहों पर आने का सपना मैंने देखा था वे सपने पिछले जन्म के थे। इस जन्म में मैं पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। कुछ दिन बाद हम तियानतान बुद्ध मंदिर पहुंचे। वहीं खड़े खड़े अचानक मुझे एक बात समझ आई। मोयुए मुझे जिन जिन जगहों पर घुमा रही थी वे सब बिल्कुल उसी क्रम में थी जैसा मैंने पिछले जन्म में अपनी 300 शब्दों वाली ट्रैवल गाइड में लिखा था। एक भी जगह अलग नहीं थी, एक भी रास्ता अलग नहीं था, सब कुछ वैसा ही था। मेरे दिल में हल्की सी हलचल हुई, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाल लिया। किसी यात्रा की खूबसूरती सिर्फ जगहों से नहीं होती, साथ चलने वाला इंसान भी मायने रखता है। और अब मैं उसके लिए पहले जैसा महसूस नहीं करता था। मंदिर में उसने श्रद्धा से अगरबत्ती लगाई, फिर मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, आशंक मेरे साथ रहकर तुम खुश हो? मंदिर के सामने झूठ बोलना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं। उसने कुछ पल मेरी ओर देखा, फिर मुस्कुराने की कोशिश की। अगर मैं पूछूं कि इन दिनों मेरे साथ घूमते हुए खुश हो? मैंने फिर वही जवाब दिया, नहीं। इस बार उसके होंठ हल्के से कांपे, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराई। हालांकि वह मुस्कान मजबूर लग रही थी। लेकिन ये तो वही सब है जो तुम चाहते थे। मैंने उसकी ओर देखा, हाँ, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अगरबत्ती का धुआं हवा में तैर रहा था। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज फिर मजबूत हो गई। फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। वह सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। भगवान के सामने मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने नजरें झुका ली, लेकिन उसकी चमकती आंखें फिर भी मेरे सामने थी। एक पल के लिए मुझे वह दिन याद आ गया जब मैं पहली बार उससे मिला था। बस एक नजर और मैं पूरी जिंदगी के लिए उससे प्यार कर बैठा था। लेकिन वह सब अब बीत चुका था। मैंने शांत स्वर में कहा, जैसा तुम्हारा मन, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जिस दिन तुम्हें पछतावा हो जाए उसी दिन चली जाना। यह कहकर मैं मुड़ गया। मेरे कदम दृढ़ थे, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुंडी यूए पहले ही जा चुकी। कमरा खाली था। मैंने फोन मिलाया, कोई जवाब नहीं मिला। मैसेज भेजा, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। हालांकि मैं खुद उससे दूर होना चाहता था। फिर भी एक अजीब सी बेचैनी मन में उठने लगी। आखिर वह बिना कुछ बताए अचानक कहां चली गई? मानवता के नाते ही सही मैंने अपने कुछ जान पहचान वालों से उसके बारे में पता लगाने को कहा, लेकिन पूरे दिन कोई खबर नहीं मिली। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मेरे बिजनेस के सारे काम लगभग पूरे हो चुके थे, लेकिन मुंह यूए का कोई पता नहीं था। मेरे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। मैंने अनजाने में भौहें सिकोड़ ली। कुछ दिनों बाद आखिर खबर मिली, वह सुरक्षित वापस अपने शहर लौट चुकी थी। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली। कम से कम वह ठीक तो थी। हांगकांग का काम पूरा होने के बाद मैं भी वापस लौट आया। लेकिन घर लौटते समय बार के पास जो दृश्य मैंने देखा उसने मेरे कदम रोक दिए। दो परिचित लोग सामने खड़े थे, मोयुए और शाह। मैं उन्हें पहचानने में गलती नहीं कर सकता था। हल्की हवा चल रही थी, मोयुए के बाल हवा में लहरा रहे थे। तभी मैंने शाह की आवाज सुनी। वो बहुत नरमी से कह रहा था, अगर वो तुम्हें नहीं चाहता तो मैं चाहता हूँ। मेरे दिल में जैसे किसी ने जोर से मुट्ठी
कसती। एक अजीब सा दर्द फैल गया। हालांकि मैं बहुत पहले फैसला कर चुका था कि मोए से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा, लेकिन जब वो अचानक गायब हुई थी तब भी मैं उसकी चिंता करता रहा। अगर वो सचमुच हार मानकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती तो शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन मेरे सामने वह शहाओ के पास लौट आई थी और दूसरी तरफ मेरे सामने प्यार का नाटक करती रही। यह बात मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उस पल मुझे फिर पिछले जन्म की सारी बेइज्जत याद आ गई। मेरे दिल में कड़वाहट भर गई। मैंने खुद से कहा बस अब कभी उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। वह मेरी किस्मत की सबसे बड़ी उलझन है। मैंने उन्हें परेशान नहीं किया, चुपचाप वहां से चला आया। घर पहुंचते ही मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, उसके सारे मैसेज डिलीट कर दिए, सोशल मीडिया से भी उसे हटा दिया, उससे जुड़ी हर चीज मिटा दी। इस बार मैं सचमुच अतीत से नाता तोड़ना चाहता था। हांगकांग का निवेश सफल हो चुका था, भविष्य में उससे भारी मुनाफा मिलने वाला था। अब मेरे पास काफी समय था, इसलिए मैंने अकेले यात्रा पर निकलने का फैसला किया। पिछले जन्म में मैं हांगकांग इसलिए जाना चाहता था क्योंकि मो यूए को वह जगह पसंद थी, लेकिन मेरी अपनी पसंदीदा जगह कहीं और थी। अब जबकि मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेले ही दुनिया देखने निकल सकता था। लेकिन जिस दिन मैं रवाना होने वाला था उसी दिन मेरे दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। दरवाजा खोला, सामने मुंह यूए खड़ी थी। मैंने माथा पकड़ लिया। तुम्हारा आखिर खत्म कब होगा? मैं झुंझुला कर बोला, लेकिन वह मुस्कुरा रही, दोनों हाथ पीछे छिपाए हुए। तुम भूल गए, आज मेरा जन्मदिन है। मैंने भौहें चढ़ा दी। तो जन्मदिन है तो शाह के पास जाओ। मेरे पास क्यों आई हो? उसने मुझे देखा, फिर बहुत सहजता से बोली, क्योंकि तुम मेरे पति हो। मेरे पूरे शरीर में सहरन दौड़ गई। मैं नहीं हूं और हमारा अब कोई रिश्ता नहीं। आगे से मेरा पीछा मत करना। इतना कहकर मैं सूटकेस लेकर निकलने लगा, लेकिन उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। आशंक, क्या अब भी तुम्हारा गुस्सा खत्म नहीं हुआ? मैंने उसका हाथ झटक दिया। मेरी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। इतने में पिता भी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मूची कैप्टर यूए की आंखें लाल थीं। तुरंत मेरी तरफ घूरने लगे। सी और मुंह परिवार पुराने दोस्त थे। पिता हमेशा मुझे यूए को अपनी बेटी जैसा मानते थे। मैं सफाई देने ही वाला था कि पिता का हाथ उठ गया, लेकिन मुंह यूए ने उन्हें रोक लिया। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज बहुत शांत थी। आशंक, मैं वादा करती हूँ यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। बस मुझे अपने साथ चलने दो। मेरा आखिरी जन्मदिन मना दो। आज रात 12 बजे के बाद मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, सच? उसने तुरंत दाहिना हाथ उठा दिया। मैं मुंह परिवार की बड़ी बेटी होने की कसम खाती हूँ। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन याद रखना आज के बाद फिर कभी मेरे पीछे मत आना। उसकी आंखें चमक उठी। अगले ही पल उसने खुशी से मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो, उसकी ये हरकत देखकर मैं असहज हो गया। मुकेश से कोड यूए जैसी लड़की का इस तरह मेरे हाथ से लिपटना वाकई अजीब था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। आखिर ये आखिरी बार था। हालांकि मेरे मन में उसके लिए बहुत शिकायतें थी, फिर भी यह सोचकर कि शायद आज आखिरी बार हम साथ हैं, मैंने अपना व्यवहार थोड़ा नरम रखा। रास्ते में एक छोटी सी दुकान दिखी। वहां रंग बिरंगी लाल डोरियां और छोटे छोटे आभूषण बिक रहे थे। पता नहीं क्यों मैंने अचानक उसकी ओर इशारा करके पूछा, पसंद है? ले दूं? सच कहूं तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि वो मान जाएगी। मुझे यूए जैसी लड़की के लिए कुछ रुपए की चीजों की कोई कीमत नहीं थी। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था, लेकिन उसने बिना सोचे मुस्कुराकर कहा, हाँ। मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। तुम्हें सच में ये पसंद है? उसने मेरी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, अगर तुम खरीदोगे तो मुझे सब पसंद है। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे सामने खड़ी लड़की मोटा की यूए नहीं है। मैंने लाल डोरी खरीदकर उसके हाथ में बांध दी। वह खुश होकर अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाने लगी। फिर उस पर लगे छोटे लाल मोती को दिखाकर बोली, जानते हो इसका मतलब क्या होता है? मैंने लापरवाही से जवाब दिया, नहीं। वह हंस पड़ी। फिर उंगली से मेरे माथे को हल्का सा छूकर बोली, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। सुना नहीं कभी? लाल मोती प्रेम और यादों का प्रतीक होता है, जिसे दिल से चाहो। उसके लिए मैं कुछ पल चुप रह गया। उसका यह मीठा व्यवहार मुझे और असहज कर रहा था। मैंने तुरंत कहा, यह बातें शाह से जाकर कहना। मैं किसी और के साथ बांटी हुई प्रेम कहानी स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन उसने बुरा नहीं माना, बस हल्के से मुस्कुरा दी। पूरे रास्ते वह उस सस्ती सी लाल डोरी को बहुत संभाल कर पकड़ी रही। उसे इतना खुश देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने माहौल बदलने के लिए कहा, चलो शॉपिंग करते हैं। आज जो खरीदना है खरीद लो, सारा खर्च मैं दूंगा। उसकी आंखें चमक उठी। ये मेरा जन्मदिन का गिफ्ट है। मैंने कंधे उठाए। मान लो वो अचानक हंस पड़ी। फिर मेरा हाथ पकड़कर बोली, अब डिनर की जरूरत नहीं है, मैंने सब पहले से तैयार कर लिया है। कुछ देर बाद वो मुझे एक होटल में ले गई। जैसे ही कमरा खुला मैं वहीं रुक गया। पूरा कमरा उपहारों से भरा हुआ था। बीच में एक विशाल जन्मदिन का केक रखा था। चारों तरफ रंग बिरंगे गिफ्ट पैक सजे हुए थे। मैं हैरान रह गया, ये सब किसने भेजा है? मुर्गी यूए ने सिर हिलाया, किसी ने नहीं, ये सब मैंने तैयार किया है। मैंने खुद की ओर इशारा किया मेरे लिए। लेकिन आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। वो मुस्कुराई। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। हाँ, लेकिन आज मैं तुम्हारा जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। मैं चुप रह गया। फिर मेरी नजर उन गिफ्ट पर गई। हर गिफ्ट के ऊपर एक नंबर लिखा था, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और इसी तरह आगे सारे उपहार उम्र के हिसाब से अलग अलग रखे गए। आखिरी ढेर पर लिखा था 32 साल। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। पिछले जन्म में मेरी और मुमाई यूए की शादी 22 साल की उम्र में हुई थी। 10 साल बाद मैं उसके लिए मर गया था। कुल मिलाकर 32 साल। इन 10 सालों में मैं हर साल उसका जन्मदिन मनाता रहा, लेकिन उसने कभी मेरा जन्मदिन याद तक नहीं रखा। अब समझ आया, वो पिछले जन्म के छूटे हुए सारे जन्मदिन एक साथ पूरा कर रही थी। मैंने उसकी ओर देखा। आज तुम्हारा जन्मदिन है, लेकिन जश्न मेरा मनाया जा रहा है। मेरे शब्दों का मतलब साफ था। मैं ये जताना चाहता था कि इससे मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मुचाकी यूए ने नजरें झुका ली। उसकी आवाज थोड़ी उदास हो गई। मैंने कभी उम्मीद नहीं की कि तुम वापस आ जाओगे। कुछ पल बाद मैंने पूछा, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मैं बदले में तुम्हारे लिए क्या करूं? ऐसा लगा जैसे वो इसी सवाल का इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत सिर उठाया, फिर धीरे से बोली, मेरे साथ एक बार मंदिर चलो। मैं कुछ पल उसे देखता रहा, फिर आखिरकार हामी भर दी, क्योंकि उसने वादा किया था आज के बाद वो मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। हम दोनों साथ में मंदिर पहुंचे। वहां उसने श्रद्धा से अगरबत्ती जलाई, फिर भगवान के सामने कुछ देर आंखें बंद करके खड़ी रही। मैं एक तरफ चुपचाप खड़ा था। कुछ देर बाद उसने अपने बैग से एक डिब्बा निकाला। जब उसने उसे खोला तो मेरे हाथ अनायास ही रुक गए। अंदर एक अंगूठी रखी थी। उसका डिजाइन बिल्कुल वैसा ही था जैसा पिछले जन्म में हमारी शादी की अंगूठियों का था। मो यूए ने अंगूठी मेरी ओर बढ़ाई, फिर धीरे से बोली, आशेंगे, मेरी एक आखिरी इच्छा और है। क्या तुम यह अंगूठी मुझे पहना दोगे? मैंने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्रपोज करूं? वह हंस पड़ी। फिर शरारती अंदाज में पूछने लगी, क्या तुम करोगे? मैंने बिना किसी झिझक के सिर हिला दिया। नहीं, मंदिर में झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराती रही। मुझे पता था तुम यही जवाब दोगे। फिर उसने जल्दी से कहा, चिंता मत करो, इसका कोई और मतलब नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे हाथ में एक अंगूठी पहना दो। मैं भगवान की कसम खाती हूँ, आज रात 12 बजे के बाद मैं सच में तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। मैंने गहरी सांस, फिर अंगूठी उठाई और धीरे से उसकी उंगली में पहना दी। मोती यूए ने अपनी उंगली उठाकर अंगूठी को ध्यान से देखा, फिर धीरे धीरे मेरे कंधे पर सिर रख दिया। मेरा शरीर तुरंत सख्त हो गया, लेकिन इस बार मैंने उसे हटाया नहीं। आखिर ये आखिरी बार था। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, शुरुआत में मैं तुम्हें सचमुच पसंद नहीं करती थी। मेरे चेहरे पर तनाव आ गया। मैंने कहा, बस कर, मुझे ये पिछले जन्म की बातें याद नहीं करनी थी। लेकिन उसने फिर भी कहना जारी रखा, 10 साल बहुत लंबे होते हैं। पत्थर भी इतना समय मिले तो गर्म हो जाता है। मैंने आंखें बंद कर ली। उसकी बातें सुनना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं अब भी तय नहीं कर पा रहा था कि उसकी कौन सी बात सच थी और कौन सी झूठ। वह धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आवाज में दर्द साफ था। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा, आशेंगे। वह मेरे कंधे पर सिर टिकाए नीचे शहर की रोशनियों को देख रही थी। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो और मैं ये भी जानती हूँ कि शायद तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे।
रहोगे, लेकिन मेरी सबसे बड़ी जन्मदिन की इच्छा फिर भी यही है कि तुम पूरी जिंदगी खुश रहो। मैंने उसकी ओर देखा। आज का मुंह यह है कि यूए मुझे बेहद अजीब लग रहा था। पहले कभी उसने इस तरह बात नहीं की थी। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक मेरे हाथ की पीठ पर कुछ गर्म गिरा। मैंने नीचे देखा, वह खून था, लाल खून की कुछ बूंदें। मैं चौंक गया। यूएई, मैंने तुरंत उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। उसके होठों के किनारे से खून बह रहा था। मेरा दिल घबरा उठा। तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं। मैं उसे उठाने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत कमजोर थी। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। उसी समय मंदिर की घंटियां बज उठी। डोंग डोंग डोंग। रात के ठीक 12 बज चुके थे। मेरी सांसें कांपने लगी। मोयुए, तुम्हें क्या हुआ है? उसने मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की, फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, मेरा समय पूरा हो गया। मैं समझ नहीं पाया क्या मतलब। उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगी। फिर उसने कहा, पिछले जन्म में मुझे बहुत पहले मर जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा ये दूसरा जीवन मैंने भगवान से मांगा था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या तुम क्या कह रही हो? मुसार यूए के खून से सने होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। उसने वो हाथ उठाया जिसमें मैंने अभी अभी अंगूठी पहनाई थी। फिर मेरी ओर देखते हुए बोली, धन्यवाद। मुझे अंगूठी पहनाने के लिए उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे और पहली बार मैंने उनमें कोई झूठ नहीं देखा। वह मुझे देखती रही जैसे इस चेहरे को हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लेना चाहती हो। फिर बहुत धीरे से बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। उसकी आवाज टूट गई। उसका हाथ मेरे हाथ में ढीला पड़ने लगा। हमारी हथेलियों के बीच गर्म खून बह रहा था। मंदिर के नीचे पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। उसकी आंखों में वही रोशनियां झिलमिला रही थी। वह हल्का सा मुस्कुराई, फिर फुसफुसाई, काश समय यहीं रुक जाता। अगले ही पल उसकी सांसें थम गई। उसका शरीर मेरी बाहों में बिल्कुल शांत हो गया। मैं वहीं जड़ होकर बैठा रह गया। मेरे हाथ धीरे धीरे कांपने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल का कोई हिस्सा अचानक खाली हो गया।